नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 30 है। यह आपके ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है और लगातार आप इन मॉक टेस्ट को कर रहे हैं और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। एक पॉजिटिव मन बनाकर रखिए, एक सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से जो आप लगातार तैयारी कर रहे हैं वो आपको एक स्वर्णिम अवसर देगी जीवन में कुछ नया करने का, कुछ नया बनने का। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा और जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं मॉक टेस्ट के दौरान उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 30 और आज का आपका पहला प्रश्न है, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है? बताइएगा कमेंट करके, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है? इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। तो भारत का वो क्षेत्र आपको बताना है जहां पर मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका दक्षिण भारत एवं बिहार में, ऑप्शन बी है आपका दक्षिण भारत एवं आसाम में, और ऑप्शन सी है आपका केरल एवं उत्तरी भारत में, या ऑप्शन डी है आपका उत्तरी भारत एवं तमिलनाडु में। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। भारत, दक्षिण भारत में एवं आसाम में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 26 का। तो भारत में मातृवंशीय परिवार दक्षिण भारत के मालाबार के नायरों और असम में खासी व गारो जनजातियों में पाए जाते हैं। नायरों में विवाह को संबंध में कहा जाता है। क्लियर है आपको? संबंधम कहा जाता है यहां पर, ठीक है। ये यहां पर ये में लिख गया है, संबंधम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंधम, ठीक है। ऐसे संबंधम कहा जाता है। अब उसको आप देख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है आर्ट पे, कंप्यूटर पे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? बताइए, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए है आपका, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके परिवार, पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, या स्त्री की स्वयं की आमदनी या उसके पति की आमदनी। यहां पर आदमी नहीं होगा, यहां पर आमदनी होगा, ठीक है। क्या होगा? आमदनी, और उसके पति की आमदनी या उपरोक्त तीनों। तो बताइए भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके परिवार द्वारा तथा उसके पति के परिवार द्वारा या में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन। तो देखिए, उसके विवाह के समय या अन्य किसी अवसर पर उसके पति के द्वारा, पति के परिवार के द्वारा या उसके स्वयं के परिवार के द्वारा दिया गया धन
या फिर स्त्री की स्वयं की आमदनी, या उसके पति की आमदनी, या उपरोक्त तीनों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? तो 27 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्त्री के विवाह के समय तथा विवाह के बाद स्त्री को जो उपहार दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है उसे ही भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन कहा जाता है। यह नगद या वस्तु के रूप में हो सकता है जिस पर केवल स्त्री का अधिकार होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 28। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? बताइए। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? ऑप्शन ए है आपका जातिगत परंपरा, बी है लिंग अनुपात में असमानता, सी है धार्मिक कारण और डी है जनजातीय प्रथाएं। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, लिंग अनुपात में असमानता। क्लियर है आपको? लिंग अनुपात में असमानता एक कारण वेस्टरमार्क ने माना है बहुपति विवाह का। तो 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक लिंग अनुपात में असमानता को माना है। आपका अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। निम्न में से जो भाषाएं दी गई हैं उसमें कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए उड़िया, बी अवधी, सी संस्कृत, डी मणिपुरी। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 30 का सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अवधि। क्लियर है आपको? बी है अवधि। ये एक बोली है, भाषा नहीं है। क्लियर है आपको? तो अवधि भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2003 में मैथाली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को भी शामिल कर लिया गया। तो जो 1992 में शामिल की गई वो नमक है, जैसे ना से नेपाली हो गया, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं और 1967 में सबसे पहले सिंधी को शामिल किया गया, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया और फिर 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। तो निम्न में से किस विवाह की मनाही है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। तो ऑप्शन ए है आपका सप्रवर विवाह, या बी सगोत्र विवाह, या सी सपिंड विवाह, या डी उपरोक्त सभी। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस विवाह की मनाही है? बताइए। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 31 का सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? सपिंड विवाह, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड विवाह की मनाही है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। क्लियर है आपको? 1955 में सपिंड विवाह पर मनाही की गई है, लेकिन किसी समूह या की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो इसे विवाह वैध माना जाएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? बताइए।
माल्थस हैं या सैडलर हैं या स्पेंसर हैं या दुखुइम है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 32 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है। इन्हें दुर्खिम कहते हैं, ठीक है, दुखईम लिख गया यहां पर, लेकिन इनका नाम दुर्खिम है। क्लियर है आपको? इनका नाम क्या है? दुर्खिम। अरे भाई साहब, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, दुर्खिम। क्लियर है आपको? तो दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व से है। इनके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। क्लियर है आप? क्लियर है आपको? तो दुर्खिम के अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका, परिवार कल्याण कार्यक्रम किन सेवाओं को आरसीएच सर्विस के नाम से चलाया जा रहा है? बताइए परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है आपका मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बी है एड्स एवं से बचाव संबंधी सेवाएं, सी है परिवार नियोजन सेवाओं को, डी है उपरोक्त सभी को। तो बताइए परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? तो एबीसीडी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो 33 का ए है। क्लियर है आपको? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को आरसीएच सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। सन 1997 में आरंभ किया गया प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरसीएच परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, जनजाति समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में ... कहा जाता है। बताइए जनजातीय समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में क्या कहा जाता है? टोटकावाद या जीववाद या साम्यवाद या समाजवाद? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 34 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, टोटकावाद। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जनजातीय समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में टोटकावाद कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 35, निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? ए महामारी, बी पागलपन, सी भूकंप, डी अस्पृश्यता। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? बताइए ए महामारी, बी पागलपन, सी भूकंप, डी अस्पृश्यता। तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है। बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में इसका उल्लेख है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता एक सामाजिक समस्या है। क्लियर है आपको? तो साधारणतः उन जातियों को अस्पृश्य माना जाता है जो घृणित पेशों, मतलब जो घृणित कार्य होते हैं उनको करती हैं, के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करती हैं। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिंदुओं को स्पर्श नहीं कर सकते। क्लियर है आपको? तो ये भी अब शहरी क्षेत्र में तो काफी हद तक खत्म हो चुकी है, पर ग्रामीण इलाकों में अभी भी काफी स्तर तक बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे लोग एक दूसरे पर निर्भर होंगे, समाज की जरूरतें एक दूसरे से पूरी होंगी और शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा, तो ये चीजें धीरे धीरे समाज से समाप्त होंगी। क्लियर है आपको? सामाजिक परिवर्तन कोई भी एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे अनंत काल तक चलता रहता है। अस्पृश्यता का अर्थ जो छूने योग्य नहीं। अस्पृश्य एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने देखने मात्र से ही अपवित्र हो जाता है और पुनः पवित्र होने के लिए उसे कुछ विशेष संस्कार करने पड़ते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें हैं इसमें। आपका अगला प्रश्न है 36, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? बताइए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से
किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? ए मूर्छाकारी दवाएं, बी निकोटीन, सी उपशामक औषधि सेडेटिव्स, या डी विभ्रांति मूलक औषध। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, निकोटीन। क्लियर है आपको? निकोटीन प्राप्त होता है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से निकोटीन मादक द्रव्य प्राप्त होता है, जो फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 37। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? बताइए। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ए परामर्श, बी मेडिकल सहायता, सी यौगिक आसन, डी उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? तो 37 का सही ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। परामर्श भी देते हैं, मेडिकल सहायता भी देते हैं और यौगिक आसन भी कराते हैं। तो भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा महानिषेध नीति के प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 निम्न सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए गए। मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना, व्यसनी लोगों के व्यसन छुड़ाने तथा उनकी देखरेख करने हेतु नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना। नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा व्यसनी को परामर्श, चिकित्सीय सहायता, यौगिक आसन आदि सुविधाएं एवं पुनर्वास में सहायता प्रदान करना होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः। बताइए। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, या ग्रामीण क्षेत्रों की, या जनजातियों की। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की, या नगरीय क्षेत्रों की, या ग्रामीण क्षेत्रों की, या जनजातियों की। तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका ए, झुग्गी झोपड़ियों की। क्लियर है आपको? तो मादक द्रव्य व्यसन की समस्याएं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की हैं। झुग्गी झोपड़ियों, मलिन बस्तियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। डिक्किंसन के अनुसार झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहां पर मकान रहने योग्य ना हो और जहां का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक हो, जहां निम्न आर्थिक स्तर पर उच्च अपराध दर पाई जाती है। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र को शहर का कैंसर कहा है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 39। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, या शहरीकरण कहते हैं, या विकास कहते हैं, या आर्थिक समृद्धि कहते हैं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 39 का सही ऑप्शन है आपका वो सी है, विकास। क्लियर है आपको? विकास बिल्कुल सही उत्तर है। तो विकास सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं। विकास द्वारा एक देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक रहन सहन के स्तर, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने के साथ साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? बताइए। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? ए कानून, बी कारावास, सी धर्म, डी राज्य। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है और यह आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर बताइए। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? बताइए। तो जो 40 का सही उत्तर है वो सी है। ठीक है। और
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वो होते हैं जिनके नियम सरकार द्वारा बनाए गए हों, ठीक है। और अनौपचारिक वो होते हैं जिनके नियम सरकार द्वारा नहीं बनाए गए, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। तो सी है, ये धर्म है, ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक में नहीं आता है। कानून, कारावास, राज्य, पुलिस कानून, जितनी भी चीजें हैं ये सब किस में आते हैं? औपचारिक में आते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य सरकार का किन्हीं औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण करने हेतु स्पष्ट परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है। क्लियर है आपको? तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कानून, राज्य, पुलिस व अदालत, जेल, स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थियों से उच्च अवस्थियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? बताइए। अनुलंब गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या अधोमुखी गतिशीलता या उन्नतिशीलता? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? बताइए। अनुलंब गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता या अधोमुखी गतिशीलता या उन्नतिशीलता? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? तो 41 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उन्नतिशीलता है। क्लियर है आपको? उन्नतिशीलता है। तो उन्नतिशीलता क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना उन्नतिशीलता है। मतलब निम्न स्तर पर थे और वो उच्च स्तर में पहुंच गए, अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले गए, अपने जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाए, तो वो उन्नतिशीलता होगी। क्लियर है आपको? फिर क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है? जब किसी संस्तरित व्यवस्था में संक्रमण के कारण परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन आ जाता है तो क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। इस प्रकार गतिशीलता के कारण वर्ग की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है आपको? फिर बात करते हैं अधोमुखी गतिशीलता की। तो इस गतिशीलता में मनुष्य अपने व्यवसाय एवं परिस्थिति से निम्न व्यवसाय अथवा परिस्थिति में आ जाता है। क्लियर है आपको? तो जो व्यवसाय ऊंचा कर रहा था उससे नीचे में आ जाता है, या कुछ अच्छी जगह पर रह रहा था वो नीचे जगह पे आ गया। अनुलंब गतिशीलता क्या है? जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ वर्ग परिस्थिति में भी परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की गतिशीलता अनुलंब गतिशीलता कहलाती है। अनुलंब गतिशीलता अधोमुखी तथा ऊर्ध्वमुखी दोनों ओर हो सकती है। क्लियर है आपको? तो नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। अगला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। प्रश्न है, माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना क्या है? ए अमेनेरिया, बी मेनोपॉज, सी ऑलिगोमेनियोरिया, सी डी हाइपोमिनेरिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना क्या है? बताइए। तो 42 का सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मेनोपॉज कहलाता है। क्लियर है आपको? तो महिलाओं में जब माहवारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो उस समय उसे मेनोपॉज कहते हैं। यह 45 से 55 साल के बीच की उम्र में होती है। मेनोपॉज होने से महिला के शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है तब उन्हें अपने हार्मोन लेवल में हो रहे परिवर्तन को जांचने के लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 43। देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। तो इनमें से कौन से दृष्टिकोण दो हैं वो आपको पहचानने हैं। ए है डिसएंगेजमेंट सिद्धांत, बी है टीलियोलॉजी सिद्धांत, तीसरा है आपका एक्टिविटी सिद्धांत और चौथा है सोशियो बायोलॉजिकल सिद्धांत। तो बताइए एबीसीडी में कौन से दो सही है? तो कूट ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा? तो 43 का सही उत्तर है आपका वो है बी। ए और सी बिल्कुल सही है, डिसएंगेजमेंट सिद्धांत और एक्टिविटी सिद्धांत। तो देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, एक डिसएंगेजमेंट सिद्धांत है और एक्टिविटी सिद्धांत है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 44। पेक्टिन पाया जाता है किसमें? केले में या अमरूद में या गेहूं में या अंडे में? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पेक्टिन पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है?
देखिए लगातार पढ़ते रहिए। प्रश्न हो सकता है कुछ आपको कठिन मिलेंगे, कुछ आसान मिलेंगे, पर लगातार पढ़ाई करते रहना बहुत जरूरी होता है। एक सफल व्यक्ति लगातार अपने टारगेट से जुड़ा रहता है और डेली अपना आत्मनिर्धारण करता रहता है कि उसे क्या करना है। तो बताइए, पेक्टिन पाया जाता है केले में या अमरूद में या गेहूं में या अंडे में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 44 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्या है? बी है, अमरूद में पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 44 का। तो फैक्टिविन सामान्यतः नींबू प्रजातीय फलों, अमरूद, सेब, गुसबेरी, क्वींस आदि में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड स्टार्च है जो इन फलों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। ये पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर है आपको? तो 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 45। दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? बताइए, दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? ए ऑप्शन है आपका लैक्टोबैसिलस, बी है लैक्टोज से, सी है फ्रक्टोज से, डी है किण्वन से। तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है, जल्दी से बताइए। तो 45 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? ए बिल्कुल सही उत्तर है, लैक्टोबैसिलस से। क्लियर है आपको? तो दही का खट्टापन लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस प्रजातियां प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो क्लियर है आपको, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये शरीर में भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और खराब जीवों से लड़ने में मदद कर सकते हैं जो बीमारियों के कारण बन सकते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में पाया जाता है? बताइए, इपिडर्मिस या एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो में या पेरिकार्प में? बताइए, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में पाया जाता है? तो 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पेरिकार्प में पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो अनाजों का बाह्य आवरण भूसी ब्रान कहलाता है। गेहूं का चोकर उसके पेरिकार्प स्तर में होता है। यह संपूर्ण अनाज के भार का 2.5% होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 47। FSSAI का पूरा नाम क्या है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन है फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहां पर इंडिया होगा। और दूसरा है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या चौथा फूड स्टैंडर्ड सोसाइटी एवं एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एफएसएसआई का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की एक एजेंसी है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य में, या अधिक अम्लीय डिब्बा बंद खाद्य में, या बेकरी खाद्य में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 48 का ए ऑप्शन आपका सही है, कम अम्लीय खाद्य में पाया जाता है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कम अम्लीय खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक के लिए डिब्बा बंद करने पर उनमें क्लाइस्ट्रेडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 49। किशोरावस्था एक अवधि है, वो किस तरह की अवधि है यह आपको बताना है। अत्यधिक संवेदनशीलता की, या सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की, या सामाजिक अलगाव की, या परावलंबन की? तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किशोरावस्था एक अवधि है। तो 49 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अत्यधिक संवेदनशीलता की अवधि है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, इसलिए इसे तूफान व तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 50वां। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। बताइए,
शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? ए 70 से 80, बी 90 से 100, या सी 100 से 120, या डी 120 से 150। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो 50 का सही उत्तर है आपका वो डी है, 120 से 150। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट 120 से 150 बार होती है। वयस्क व्यक्तियों की नाड़ी की गति केवल 72 प्रति मिनट होती है, बीट्स पर मिनट। और सोते समय शिशुओं की नाड़ी की गति 123.5 बीट्स प्रति मिनट तथा रोते समय ये 218.5 बीट्स प्रति मिनट होती है। क्लियर है आपको? तो ये रहा क्वेश्चन जो आपका था कि शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 से 150 बीट्स प्रति मिनट। क्लियर है आपको? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 30। कुल कितने प्रश्न सही हुए आपके, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज के प्रश्नों का स्तर कैसा लगा आपको, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आज के प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस लगातार पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये एमसीक्यू आपकी पढ़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान देने वाले हैं। सिर्फ सिलेबस को पढ़ना मतलब सिर्फ 40% कार्य करना। जब तक आप प्रश्नों को नहीं करेंगे तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रश्नों को लगातार देखते रहिए और पढ़ाई को करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।